बहुत लोग देखे लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। लो आ गई आपके लिए खाना लेकर। छोटे पापा ये लीजिए, आपके लिए आज मैंने दाल साग बनाया है। अरे वाह, दाल साग, ये तो मेरा मनपसंद खाना है। अरे वाह वाह, आओ बेटा तुम भी खा लो। नहीं छोटे पापा, आप ही खाइए, मुझे भी भूख नहीं है। ए बिटिया चल, अब रात के 8 हो गए हैं, मैं तो चलती हूँ। जी दाई जी आप जाइए। ऐसा बोलकर विमला वहाँ से चली गई और रोशनी ने अपने छोटे पापा को खाना खिलाया। दिनेश रोशनी के पास खाना खा ही रहे थे कि तभी उनके फोन पर फोन आया। छोटे पापा आपका फोन बज रहा है, छोटी माँ फोन कर रही है। अरे हाँ, मैं अभी खाकर बात करता हूँ तुम्हारी छोटी माँ से। आज फिर से ये फोन नहीं उठा रहे। माँ मैं तो बोल रही हूँ मत बनवाओ बाबा के लिए खाना, वैसे भी वो वहीं उसी के घर में होंगे, और मत कर फोन वोन, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही कहा, अब तुझे दिखाई देने लगा है तेरे बाप का असली चेहरा। नहीं तो जब पहले मैं उनसे लड़ाई करती थी तो तुझे ही सबसे पहले दिक्कत हुआ करती थी। हाँ माँ होता था, लेकिन एक ना एक दिन के बाद तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो बस वही सब मेरे साथ भी हुआ है। मैं अब हमेशा आंखें मीच कर आपके नक्शे कदम पर रहूंगी। सुनीता एक अमीर औरत थी जिसके घर में 5 बेटे, 1 बेटी और उसके पति रहते थे। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका पति एक गरीब लड़की से वास्ता रखता था। वो गरीब लड़की कौन थी वो कहानी में आगे पता चलेगा। ऐसे ही आज भी दिनेश रोशनी के घर पे खाना खा रहे थे, तभी सुनीता बार बार उन्हें फोन किए जा रही थी। छोटे पापा आपका फोन अभी भी बज रहा है, आपको छोटी माँ की बात को सुन लेना चाहिए, उन्हें इस तरह से आप निराश कर देंगे। अरे मैं क्या सुनूं उसकी बात को, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे क्या कहेगी, लेकिन चलो तुम इतना बोल ही रही हो तो बेटा मैं फोन को उठा लेता हूँ। हेलो हेलो, कहाँ हो जिया? आ गया आपको होश? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बात क्या है वो बताओ। आपकी बीवी और बच्चे खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए कि आप हमारे साथ आकर खाना खाएंगे या फिर आपने अपने बच्चों की तरफ को सोचे बिना ही खाना खा लिया? तुम लोग खा लो, मैं खा चुका हूँ। जानती थी कि यही सब आएगा जवाब, और इसलिए पूछना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपके बेटे है ना, उनका मन नहीं माना। सुन लिया तुम पांचों ने, तुम्हारा बाप खाना खा चुका है, उसके लिए तुम सभी मायने नहीं रखते हो जितना कि वो। अब तुम ज्यादा बोल रही हो, समझ आया? मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, समझ आया आपको? आप एक बार घर आओ बस। ठीक है, आ रहा हूँ मैं घर। क्या करोगी? बाबा आप घर आओ, घर आकर अब बात होगी। अंकित ने ऐसा बोलकर फोन काट दिया। तभी रोशनी पूछती है, क्या हुआ छोटे पापा, मेरी वजह से फिर से छोटी माँ आपसे नाराज हो गई क्या? अरे नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसका तो ये सब चलता ही रहता है। अच्छा बेटा, ये लो कल तक के पैसे, ठीक है ना? अब मैं जा रहा हूँ। दिनेश रोशनी को पैसे देकर वहाँ से निकल आया। दूसरी तरफ क्या खाना खा लो, तुम्हारे बाबा ने तो मेरे हलक से भी निवाला उतारना मुश्किल कर दिया है। जहाँ मैं जाने से रोकती थी उन्हें वहीं जाना होता है। मेरे बस की नहीं है इतनी टेंशन को लेकर साथ चलना। बेटा तुम पांचों बड़े हो गए हो, अगर तुम्हें कोई लड़कियां पसंद हो तो बताना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अब इस घर में सभी कुछ मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती हूँ, और तुम्हारी बहन भी छोटी है। सुनीता की बात को सुनकर उसके सभी बेटे उसकी तरफ देखने लगे। और क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ, जो कोई भी हमें पसंद है आप उससे हमारी शादी करवा देंगी? सच में माँ? तभी सुनीता कहती है, हाँ ऐसे चौंक रहे हो जैसे अब 2026 चल रहा है। 1826 नहीं, ये पसंद की शादी को सुनकर चौंका जाए, बल्कि मेरा तो मानना है कि शादी पसंद से ही होनी चाहिए। ठीक है माँ, तो मैं तो कल ही आपको अपनी पसंद से मिलवा दूंगा। ठीक है, मैं तो अपने बेटों की जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊँ, बस फिर मुझे क्या चाहिए। सुनीता ने अपने बेटों की शादी करने का मन बना लिया था। सुनीता की बातें सुनकर उसके बेटे भी खुश हो गए थे। ऐसे ही अगले दिन सुनीता पूजा कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। पायल बेटा जरा देख तो दरवाजे पे कौन आया है। ओहो, ये लड़की पता नहीं किस काम में लगी है, मेरी बात भी नहीं सुन रही है। आ रही हूँ बाबा। जिसके बाद सुनीता ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते सुनीता हैरान रह गई, क्योंकि उसके बड़े बेटे को छोड़कर उसके सामने चारों बेटे खड़े थे। उनके साथ साथ 4 अलग अलग धर्मों की लड़कियां भी खड़ी थी। ये लड़कियां कौन है तुम्हारे साथ? सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिना है। राम राम, मैं हूँ रोहिणी। हेलो, मैं हूँ करीना। ओ जी नमस्ते जी।
मैं हूँ सुलोचना, मुझे सुलोचना बोलते हैं। नमस्ते, आओ सभी अंदर आओ। सुनीता सभी को अंदर ले गई। अंदर जाने के बाद पता चला कि उनके बेटे उन्हें क्यों लाए हैं तो सुनीता चौंक गई। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर पायल भी कहती है, भैया, आप सभी से पहली बात तो माँ ने कहा था कि अपनी अपनी पसंद को माँ को बता देना, ना कि आप उन लड़कियों को घर में ले आना। अब जब पसंद है और हम इनसे शादी करना चाहते ही हैं, तो ये तो एक ना एक दिन घर में आएंगे ही ना, तो हम इन्हें आज ही ले आए। नहीं नहीं, तुमने तो मेरे घर को सतरंगा बना दिया। हर धर्म की बहू देने की फिराक में हो तुम लोग तो मुझे। देखो माँ, हम इन्हीं लड़कियों को पसंद करते हैं और इन्हीं से शादी करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आपको अपने शादीशुदा बच्चों को घर के बाहर रखना है या फिर घर के अंदर। अब ये क्या बात हुई? जिसके बाद दिनेश कहते हैं, यही तो बात हुई। अब जब तुमने अपने बच्चों को इतनी मोहलत दे दी है कि वो अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ले, तो अब करवाओ उनकी शादी। वैसे भी मेरे बड़े बेटे की शादी तो मैं अपनी पसंद से करूंगा। अरे हाँ, अमित किसी लड़की को नहीं लेकर आया, मतलब कि उसकी नजर में कोई और नहीं है तो ठीक है, अमित की शादी मैं करूंगी। नहीं, तुम हर काम में ही अपनी चलाती हो, जिद भी करती हो, लेकिन इसमें तुम्हारी नहीं चलेगी। जी नहीं, आपकी एक नहीं चलेगी। मैं जानती हूँ कि आप किससे मेरे बेटे की शादी करवाएंगे। अरे ये सोच लो कि बेटे की शादी तुम्हें अपनी मर्जी से करनी है या बेटी की। सुनीता दिनेश की बातों से मजबूर हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ना चाहते हुए भी अमित की शादी के लिए दिनेश को हाँ कहनी पड़ी। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और अब सुनीता के 5 बेटों की शादी हो चुकी थी। चारों बेटे अपनी ही पसंद की लड़कियों को लेकर आए थे और बड़े बेटे अमित की शादी दिनेश ने रोशनी से कर दी। अब 5 बहुएं गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पे खड़ी हैं और मेरी बहू आ गई, मेरा घर तो अब सतरंगा हो गया। चलो अब मैं तुम्हारी आरती कर देती हूँ, उसके बाद तुम सभी कलश को गिराते हुए घर के अंदर आ जाना। जिसके बाद सुनीता ने चारों बहुओं की आरती की और उसने साइना से कहा, चल साइना बहू, तू सबसे बड़ी है, तू सबसे पहले अंदर आ। अम्मी वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी मैं नहीं, बड़ी तो रोशनी भाभी है ना। मैंने तुझे सबसे बड़ा बोला है ना, तुझे बुलाया है ना, तो मुझे सीख मत दे, चुपचाप जो बोला है वो कर। जी अम्मी, मैं आती हूँ। बहुत अच्छे। और हाँ, साहिना के बाद सब चुपचाप अंदर आ जाना, मुझे सबका नाम लेकर ना बुलाना पड़े, ठीक है ना। सुनीता की बात को सुनकर चारों बहुओं ने गर्दन हिला दी। जिसके बाद एक एक करके वो अंदर आई और गृह प्रवेश कर लिया। चारों बहुओं के लिए 4 ही कलश रखे थे। जिसके बाद रोशनी बाहर खड़ी रह गई। ये क्या माँ, रोशनी के लिए तो कलश ही नहीं है, आप रोशनी का भी गृह प्रवेश करवाइए। क्यों क्यों करवाऊँ मैं रोशनी का गृह प्रवेश? मैंने सबका ठेका लिया है क्या? छोटी माँ ऐसे ना बोलिए, मेरी क्या करता है। काली तू तो बोले ही ना तो ही अच्छा रहेगा, समझी? तेरी जुबान हिलती हुई मुझे जहर सी नजर आ रही है। चुप कर। जी। सुनीता की बात सुनकर रोशनी चुप हो गई। देखो ना, तो इसको बहू बनाकर आने का मेरा कोई इरादा था, ना ही ये काली मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करवाऊंगी। जिसको भी करवाना हो खुद करवा दे। सुनीता ये सब बोलकर अपने कमरे में चली गई। रोशनी बाहर दरवाजे पे खड़ी रह गई। ये सब उसकी नई देवरानियां देख रही थी। सो सैड। हम ये तो नहीं जानते कि मम्मी जी ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन हमें आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा भाभी। ये पता नहीं क्या ही औरत है, अपने ही घर की खुशी में आग लगाने को तो आदत हो गई है मेरी पत्नी को। कोई बात नहीं अब्बा जान, अम्मी जान को भी शायद कोई नाराजगी है, लेकिन वो आगे वक्त गुजरते गुजरते ठीक हो जाएगी। चलिए हम आपकी देवरानियां और मैं आपकी देवरानियों में सबसे बड़ी देवरानी होने के नाते आपका गृह प्रवेश करवाऊंगी। और मैं भी। ओ जी मैं भी। और मैं भी। वाह, अरे देख रही हो, तुम्हारे गृह प्रवेश के लिए तुम्हारी अभी अभी घर में आई हुई देवरानियां खड़ी हो गई। चलो अब ये उदासी छोड़ो और मुस्कुरा दो। हाँ बहू, अब ये माथे के शिकन हटा दो, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। दिनेश की बात सुनकर रोशनी मुस्कुरा दी। जिसके बाद अलग अलग धर्म की देवरानियों ने उसका गृह प्रवेश करवाया और रोशनी घर के अंदर आ गई। जीती रहो बेटा, और तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी के ही समान है। सोचने दे दुनिया को जो कुछ भी सोचते हैं, तू बस खुश रहे। मेरी सारी बहुओं के साथ मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। चलो बहू, अब देर हो रही है तो तुम जाकर सो जाओ। सुबह को फिर से कितनी ही रस्में हैं जो कि तुम्हें करनी है, तो अब तुम जाकर आराम कर लो। दिनेश की बात सुनकर 5 बहुएं अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। अगली सुबह 5 की पहली रसोई की रस्म थी और 5 अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी। माँ, सभी भाभियाँ सब अलग अलग तैयार होकर आएंगी। जाहिर है
अब जब सभी अलग अलग धर्मों से है तो अलग अलग ही तैयार होकर आएंगी। बस एक ही तो है हमारे धर्म से, वो भी कल्लो काली कलूटी। मैं तो उसकी शक्ल बिना देखूं। हमारे भैया जी को एक बीवी मिली और वो भी काली पीली। पायल की बात सुनकर दिनेश को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अरे वो काली पीली बच्ची जिन हालातों में पली है ना, अगर तुम ऐसी परिस्थिति में आ जाओ तो पता नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा। जो बाप अपने ही बच्चों से जले और दूसरों के बच्चों से राब्ता रखे उसे महेश कहते हैं। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। तीनों के बीच ऐसे ही बहस चल रही थी कि तभी पांचों बहुएं अपने अपने तौर तरीकों से तैयार होकर नीचे आई और अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते माँ जी, पापा जी, हेलो मॉम डैड, प्रणाम सासू माँ, ससुर जी, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग मम्मी जी, बाबू जी। चारों बहुएं अमीर घराने से थी, इसलिए सुनीता उनसे प्यार से पेश आती थी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलो अब तुम सभी का जो दिल करे वो जाकर रसोई में बना दो। वैसे भी तुम चार हो तो खाना बनाने में वक्त लग जाएगा। बट मम्मी, हम तो 5 हैं, 5 राइट? कितनी बार बताना पड़ेगा, मेरे लिए 4 बहुएं घर आई हैं, 5वीं से कोई मतलब नहीं है मुझे। अब जाओ और कुछ अच्छा सा बनाना। सुनीता की बात सुनकर पायल बहुओं को रसोई का रास्ता दिखाने चली गई थी। रोशनी हॉल में ही खड़ी थी। छोटी माँ, मेरी बात को तो सुनिए। क्या है? कुछ नहीं सुनना है मुझे, काली कलूटी। चाहे मुझे काली बोलिए या कलूटी, लेकिन आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा। चल जाए यहाँ से। अरे क्यों बात कर रही है तो इस शैतान से बेटा, ये तेरी कोई बात नहीं सुनेगी। जा तू अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले, और मैं ये बोल रहा हूँ तुझे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ जा काली, तुझे तेरी माँ का रोका किया हुआ इंसान पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए कह रहा है। माँ जी, भगवान के लिए आप मेरी माँ को कुछ मत कहिए, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझसे बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे आदत है बेकार की बातें करने की, समझ आया? चल जा, जो तुझे करना है वो कर, लेकिन मेरे मुंह मत लग। सुनीता की बात सुनकर रोशनी वहाँ से चली जाती है और रसोई में आती है तो देखती है चारों देवरानियों के बीच बहस चल रही थी। पहले ही दस रही हूँ, मेरे बीच कोई नहीं आना। मैं अपनी पहली रसोई के खाने में पंजाबी खाना ही बनाऊंगी बस। ऐसे कैसे? बस तुम अपनी पसंद का ही खाना नहीं बना सकती हो। हम भी इसी घर की बहू हैं और हम सभी भी खाना बनाएंगे, ठीक है? जब यहाँ सभी को अपना अपना काम करने की पड़ी हुई है तो मैं क्या पीछे हटूं? मैं भी केक बनाऊंगी और साथ में अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। ओहो जी, ऐसे कैसे? हम भी हैं यहाँ। अगर ऐसा है तो बस मछली चावल ही बनेंगे। चारों बहुएं ऐसे ही बहस कर रही थी कि तभी रोशनी वहाँ आती है और अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग क्या कर रही हो? ऐसे लड़ क्यों रही हो? तुम सभी के माना धर्म अलग है, जुबानें अलग है, लेकिन यही तो हमारे भारत की खासियत है कि यहाँ सभी रंग मिलजुल कर रहते हैं। अब तो मेरी बात सुनो और ऐसे लड़ाई मत करो। भाभी, तो हम क्या करें? हमें तो समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या करें। बहू इतनी है और रसोई बस एक। तो इस परेशानी को दिमाग से सुलझाओ। तुम सब इस घर की इज्जत हो, गहने हो, तो ऐसी लड़ाई मत करो। तुम सब लोग अपने अपने पसंद की एक एक डिश बनाओ, ऐसे ही सब सारा खाना बन जाएगा और ना कोई बहस होगी ना कोई लड़ाई। हाँ, अगर ऐसे किया तो सभी का खाना बन जाएगा और ना ही कोई हाय ना किल किल करेगा। साइना की बात सुनकर रोशनी बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया। रोशनी ने भी उन सब की मदद की। मेरा सरसों का साग तो आज सभी का दिल जीत लेगा। अरे नहीं, मैं मिर्च का तड़का लगाने के लिए मिर्च को काटना ही भूल गई थी। भाभी, आप इसमें नमक डाल दो, मैं मिर्च काट दूंगी। क्या कहा? मैं नमक डालूं? माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्यों जी? क्योंकि मैंने ये सभी काम सीखे नहीं है। मेरी माँ नहीं थी, न जाने कैसे कैसे खाना बनाकर मैं खा लिया करती थी। मैं तो परिवार के लिए बना रही हूँ तो इसमें हाथ नहीं डाल सकती हूँ। आपको खाना बनाना नहीं आता? कोई गाल नहीं जी, मैं हूँ ना पंजाब की शेरनी, मैं आपको सब बनाना सिखा दूंगी, वो भी पंजाबियों की तरह एकदम उम्दा। क्या सच? हाँ भाभी, आपकी आंखों से आपकी बीती हुई सारी जिंदगी बयान होती है। आप फिक्र न करो, भले ही आप पिछले दिनों अकेली थी, लेकिन अब आपके पास आपकी देवरानियां हैं जो आपको बहुत खुशियाँ देने वाली हैं। साहिना की बात सुनकर रोशनी खुश हो गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। कुछ समय बाद खाना बनकर तैयार हो गया और सभी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया, जिसके बाद सभी खाना खाने को आ गए। और बिरयानी, मक्के की रोटी, सरसों का साग और मीठे में ये भापा दोई और केक। वही आज तो पार्टी हो गई। किसने किसने क्या क्या बनाया है? मैंने बिरयानी बनाई है, रोहिणी ने साग और रोटी, करीना ने केक और सुलोचना ने भापा दोई।
और रोशनी रोशनी ने कुछ नहीं बनाया? जिन लोगों को दूसरों के घर तोड़ने आते हैं ना, उन्हें कुछ भी नहीं बनाना आता। माँ, रोशनी तूने कुछ क्यों नहीं बनाया बेटा? बाबा जी वो मैं बताती हूँ कि भाभी जी खुद कुछ भी क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि वो हमारा झगड़ा सुलझा रही थी। अब जब 4 अलग अलग धर्म की देवरानी रसोई में गई तो भाभी ने ही तो हमारे ऊपर नजर रखी, और जब हम झगड़े की मेरी पसंद का खाना बनेगा और मेरी पसंद का खाना बनेगा तो उन्होंने हमें समझाया कि एकता किस चीज का नाम है, और भाभी की वजह से आज हमारी पहली रसोई में महक आ गई। ये हुई ना बात, अब कुछ बोलो। खाना खाते हैं, वैसे भी खून पी रखा है आजकल के लोगों ने। फिर सभी ने खाना खाने पे ध्यान दिया और फिर थोड़ी देर के बाद जब सभी ने खाना खा लिया तो सुनीता ने चारों बहुओं को गिफ्ट दिया, रोशनी को छोड़कर। जिन बहुओं ने खाना बनाया और अच्छा खाना बनाया, ये बस शगुन उन लोगों के लिए था, ऐसे खाली पड़े रहने वाले काले पीलों के लिए नहीं था। माँ जी, आपने हमें इतना सारा शगुन दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अब हम देवरानियां इसमें से उन्हें देना चाहती हैं जिनकी वजह से हमारा खाना बन पाया है। ये लो भाभी, इन पैसों पर आधा आपका हक है। रोहिणी ने अपने आधे पैसे रोशनी को दिए, जिसे देखकर सुनीता और पायल जल गई। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम लोग अपना शगुन रखो। भाभी, इतनी मान तो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो भी एक ऐसी औरत के साथ। कैसी औरत? हम तो अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानते हैं, और बहन की तरह मानने वाला रिश्ता बड़ा पाक होता है। लो भाभी, हमारी खुशी के लिए। पर जो कोई अपना समझे ना और खुशी से कुछ दिया करे, उसके तोहफे को लेने से मना नहीं करते हैं, रख ले। दिनेश के कहने पर रोशनी ने अपनी देवरानी से तोहफा ले लिया, लेकिन अभी भी वो दिल से खुश नहीं थी। बहुओं को आए हुए 1 महीना गुजर गया था, लेकिन सुनीता ने अभी तक रोशनी को नहीं अपनाया था। ऐसे ही आज सुनीता मार्केट आई हुई थी। और 500 रुपए सस्ती ही लूंगी। अरे अम्मा जी, अच्छा चलिए, आप नहीं मानेंगी, मुझे 500 रुपए कम ही दे दीजिए। वाह माँ, आपकी बार्गेनिंग की कला का तो क्या ही कहना है। इतनी अच्छी साड़ी को आपने 500 में ले लिया। वैसे मदर इंडिया, ये आप ले क्यों रही हो? अरे घर में 4 बहू हैं, चाहे कैसी ही सही, लेकिन उस कल्लो को चढ़ाने को कुछ भी करूंगी। मैं अब घर जाकर अपनी बहू को तोहफे दूंगी, लेकिन उसे नहीं दूंगी, और उससे मुझे वो खुशी मिलेगी ना कि बस मैं बता नहीं सकती। अच्छा, तो ये प्लान है? अच्छा है, चलो हो गई शॉपिंग, अब घर चलते हैं। सुनीता और पायल शॉपिंग करके घर के लिए निकल गई। फिर वो दोनों घर आ गई। दोनों चारों के लिए तोहफे लिए थे, लेकिन उन्होंने रोशनी के लिए नहीं लिया था। जानबूझकर सुनीता ने रोशनी के सामने चारों बहुओं को वो तोहफे दिए। तुम्हारे लिए ये सब कुछ मैं बड़े दिल से लाई हूँ, इसको पहनना और मुझे दिखाना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएं हमेशा सबसे ज्यादा ही अच्छी और सुंदर लगे। वेरी वेरी थैंक यू माँ जी। लेकिन ये बताइए कि आप भाभी के लिए कुछ नहीं लाई? मेरा मतलब, आप मना करती हैं कि हम आपके इन मामलों में ना बोलें, लेकिन अब तो 1 महीना हो गया है ना शादी हुए, तो अभी भी आपने भाभी को नहीं अपनाया है। मैं जीते जी इसे नहीं अपनाऊंगी। और बताओ, कुछ और बोलना बाकी है तुम लोगों का? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है? बोलो, कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे तुम लोगों को कि मैं इससे कोई मतलब नहीं रखती हूँ? सुनीता की बात सुनकर रोशनी दुखी मन से कहती है, तुम लोग क्यों एक जैसा ही सवाल करके मुझे और माँ जी को दोनों को ही तकलीफ देती हो? माँ जी ने ना कभी मुझे अपनाना चाहा है और ना ही अब वो ऐसा कुछ करेंगी, और ये तो बस तुम्हारे सामने का 1 महीना है। मेरी जिंदगी के 20 साल इस इंतजार में निकल गए। ये सब बोलकर रोशनी अपने कमरे में चली गई। पीछे से उसकी देवरानी भी चली गई। और भाभी बताओ तो सही, क्या बात है? आप किन 20 सालों की बात कर रही हो? और वैसे भी आपकी बातों से तो ये जाहिर ही हो जाता है कि माँ जी की आपसे नापसंद कोई फौरी तौर की नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कोई और कारण है। लेकिन क्या? मुझे नहीं बताना। मैं बता देती हूँ कि क्या वजह है। इसकी माँ, जिस पर मैं आंखें मीच कर भरोसा करती थी, इतना एतबार था मुझे उसके ऊपर कि चाहे मुझे जिंदगी में सब कुछ छोड़ दे, मेरा पति, मेरे माँ बाप, चाहे मेरे पास कुछ भी ना बच पाए, लेकिन मेरी सहेली मेरा गुमान कभी नहीं तोड़ेगी, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन इसकी माँ ने मेरे यकीन की पीठ पर छुरा मारा। मेरे पति के साथ उसका चक्कर था और मैं उसे देवी समझती रही, और जिस औरत ने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, मैं उसी की औलाद को कैसे अपने घर की लक्ष्मी बना लूं? माँ जी बस कीजिए, मेरी माँ ऐसी नहीं है, उनके बारे में ऐसे नहीं बोलिए ना, बस कीजिए। अब मैं ये सब नहीं सुन पाऊंगी। मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपके पति छोटे बाबा घर आया करते थे, लेकिन बस इसलिए क्योंकि मेरी माँ एक विधवा औरत थी और उनके पास किसी का सहारा नहीं था।
और वो हमारी पैसों से मदद किया करते थे, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है उनके बीच। माँ जी और जेठानी जी, ऐसी बात को बेकार में ना निकाल कर बढ़ाइए। अब हमें पता चल गया है कि आपकी दूरियों की क्या वजह है और सच्चाई क्या है, ये भी कोई नहीं छिपा सकता। इसलिए अभी के लिए सभी चुप हो जाइए। इन सभी बातों को निकाल कर अपने ही मन को उदास करने के सिवा कुछ और करना नहीं है। साइना के समझाने पर सभी शांत हो जाते हैं और सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और रोशनी रोने लगती है। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया और आज पायल की सहेलियां घर आई हुई थी। तेरे भाइयों की शादी पर तो तुमने अपने घर को बड़ा रेनोवेट कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। अब घर में भाभी आने वाली थी तो, और वो भी 4 अलग अलग धर्म की, तो क्या हम घर को ऐसे ही उन लोगों को दिखाते? अरे हाँ, तेरे घर में तो 4 तरह की भाभी आई हैं। ला मिलवा तो सही जरा हमें। अरे आपने बड़ी तकलीफ की यहाँ पर आने की। लो, हम आपके बुलाने से आ गए। अब आप सब वहीं बैठ जाओ और ये मजेदार से वहीं खा। ये तेरी मुस्लिम भाभी है क्या? हाँ, ये है मेरी मुस्लिम भाभी माहिरा। वालेकुम अस्सलाम। हम तशरीफ खा रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? तशरीफ खाना नहीं है, तशरीफ रखिए और ये सेवइयां खाइए। अरे आप सभी भी ना, मैं बाकी की बहुओं को भेजती हूँ। हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल लवली गर्ल्स। ये है मेरी क्रिश्चियन भाभी और वो जो पीछे आ रही है ना, वो है बिहार की। तेरे घर में तो सभी तरह के फूल खिल रहे हैं। अच्छा, एक और भाभी, नहीं 2 होनी चाहिए। तेरी 5 भाई है ना, वो कहाँ है? एक को ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि वो किसी दीन की नहीं लगती है। ये सुलोचना भाभी कहाँ है? ये तो रागिनी भाभी को कुछ बनाना बता रही है। मैं आती हूँ। हाँ, ये सही तो बन गई होंगी ना? मैंने नॉर्मल आलू के पकोड़े तो बनाए हैं, लेकिन कभी इस चीज नाम की चीज के पकोड़े नहीं बनाए। चिंता क्यों करती हो? ये बने नहीं होंगे, बल्कि बहुत अच्छे बने होंगे। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे। ये हुई ना घर की बड़ी बहू वाली बात। साहिना ने रोशनी के सर पे पल्लू रखा, जिसके बाद रोशनी पायल की सहेलियों के लिए नाश्ता लेकर बाहर आई। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, तूने बताया नहीं कि तेरी एक भाभी हिंदू है? क्यों आई है यहाँ? किसी ने बुलाया है आपको जो मुंह उठाकर चली आ गई हैं? इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं तो बस ये नाश्ता लेकर आई थी। क्यों लाई हो? कोई रो रहा था इस नाश्ते को? ऐसे कौन बात करता है अपनी भाभी से? लाओ भाभी, ये प्लेट आप मुझे दे दो। आपकी शुक्रिया। निशा की बात सुनकर रोशनी ने प्लेट उसे दे दी, जिसके बाद पायल और उसकी दोस्त पकौड़ी खाने लगी। मेरे सामने आके मेरा सारा मूड खराब कर डाला। पता नहीं ऐसे लोग अपना मुंह दिखाते क्यों हैं? तू पागल है क्या? एक तो वो हमारे लिए ये सब बना कर लाई और तू इस तरह की बातें कर रही है। पागल। हाँ, तो तुम खाती रहो ना, तरस मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँ? और वो औरत कोई बेचारी वारी नहीं, समझ आया? देख, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तू किस बारे में बात कर रही है। क्या तुझे अपनी भाभी अच्छी नहीं लगती? लेकिन मुझे उनमें कोई खराबी नजर नहीं आती है। सीधी तो है, उल्टा मुझे तू ही खतरनाक ननद वाली कैटेगरी की लग रही है। निशा की बात सुनकर पायल उसे घूरने लगी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन रोशनी के लिए सुनीता और पायल में से किसी के दिल में रोशनी के लिए जगह नहीं बन पाई थी। ऐसे ही आज के दिन। माँ, आज तो आपके फ्रेंड के घर से सभी को इनविटेशन आया हुआ है ना? उन्होंने अपने बिजनेस सक्सेस की पार्टी रखी हुई है, तो आप चलेंगी? किसके घर से? सुलेखा के यहाँ से? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ, चलते हैं ना, मजा आएगा। हाँ, पूरी फैमिली आज तक कहीं साथ गई भी नहीं है। हम भाइयों को काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। चलिए माँ, चलते हैं। अरे तो क्या बस मैं ही तुम्हें ले जाऊंगी? तैयारी कर लो, हम सभी चल रहे हैं। मैं भी क्या माँ जी? ना तेरा मुझसे कोई वास्ता है, इसलिए मुझसे ना पूछ। ये सब सुनकर दिनेश कहते हैं, मुझसे तो है, चल तू भी चल रही है। दिनेश की बात पर सुनीता कुछ नहीं बोली। ऐसे ही शाम का समय हो गया और पूरा परिवार तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गया। ओह माय गॉड, आखिरकार तुम आ ही गई। स्वागत है। कितने वक्त बाद मिले हम लोग, वो भी मैंने याद कर लिया, नहीं तो हमारी याद तो तुझे कभी आती ही नहीं थी। वैसे भी मैंने सुना है कि तूने अपने बेटों की शादी कर दी है और बहुएं भी सतरंगी आई है तेरे घर में। एकदम सही सुना है। मेरी बहू की तो बात ही अलग है। एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है और एक है बिहारी। और चारों के ही क्या कहना। और 5 बेटे हैं ना तेरे? एक हिंदू ही है, ये रही।
ओह अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि अपने कल्चर की बहू के बिना तो बात ही नहीं बनती। सुलेखा रोशनी को देखकर चौंक गई। कुछ देर चुप रही, जिसके बाद बोली, तुम तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम अनुजा की बेटी हो ना? क्यों, सही कहा ना? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरी माँ आपकी भी अच्छी सहेली थी ना? हाँ, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी सहेली थी। उसके बिना तो हम दोनों का कोई काम ही नहीं होता था। सुनीता, तूने अपनी सहेली की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी है तो तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, बस करी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था। ऐसा क्यों बोल रही है? वैसे रोशनी, तुझे देखकर तो दिल खुश हो गया। अच्छा, रोशनी से याद आया, जानती हो सुनीता, मुझे अनुजा ने मरने से पहले एक खत भेजा था जो तुम्हारे लिए था, लेकिन अपने घर के कामों में उलझकर मैं सब कुछ भूल गई। वो अनुजा ने कहा था कि उसको खोलना मत, तो वो वैसा का वैसा पड़ा है, तू आज उसे ले जाना। माँ का खत? क्या लिखा होगा उसमें? ठीक है, मुझे दे देना। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस खत में है क्या। उस खत के बारे में जानकर किसी का भी पार्टी में मन नहीं लगा। फिर शाम को घर आते वक्त सुनीता उस खत को घर ले आई। भाभी, अब चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक होगा, बस आप अच्छा सोचो। चल देखते हैं कि तेरी झूठी माँ ने आखिर इस खत में मरने से पहले क्या लिखा था। वैसे तो सभी अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, हो सकता है अपना गुनाह खुद ही मान लिया हो। मैं पढ़ती हूँ। सुनीता ने तेज आवाज में खत को पढ़ना शुरू किया। मैं हूँ तेरी सहेली अनुजा, जिसको अब तू शायद अपना दुश्मन भी स्वीकार न करे, लेकिन एक बात तो तय है कि तू मुझे अपना गुनहगार मानती है। तुझे लगता है कि तेरे और मेरे पति का चक्कर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि तूने जिस शख्स से शादी की है ना, वो तो लाखों में एक है। तुझे उनकी जैसा पति नहीं मिल सकता। मेरे पति के जाने के बाद तेरे पति ने मेरी दवाई और हम दोनों बेटी के पेट का खर्चा उठाया। वो यहाँ आते बेशक है, लेकिन बस मेरी मदद के लिए। वो एक अच्छे इंसान है और मैं एक बेबस माँ। तेरे पति या तेरी सहेली गलत नहीं है। हो सकता है तो मेरी अर्थी को देखने भी ना आए, लेकिन मैं और तेरे पति बेगुनाह नहीं है। हमें गलत ना समझना। मेरी बेटी को मेरे जाने के बाद अपनी बेटी की तरह समझना। वो तो बहुत मासूम है। तेरी सहेली अनुजा। उस खत को पढ़कर सुनीता की आंखें भर आई। सुनीता को समझ नहीं आया कि वो अब क्या बोले। देखा, मैं जानती थी कि मेरी माँ के चरित्र में कोई खोट नहीं है। वो तो बहुत अच्छी है। बस माँ जी, आप ही उन्हें और मुझे दोनों को गलत समझती थी। भाभी, घर का माहौल एकदम से ही बदल गया। ये सालों से दबा हुआ सबूत था। जो सुनीता को पहले मिल जाता तो शायद रोशनी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करती।